घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग के उद्योग की कक्षा में इंडस्ट्री, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है। इंडस्ट्री एक ऐसा अध्याय है जिसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे इस्पात, आपकी अल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। सीमेंट, जिसका रॉ मटेरियल क्या है? चूना पत्थर। स्टील के क्षेत्र में मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत का स्थान विश्व में दूसरा हो गया है स्टील उत्पादन में। इस कक्षा में मैं 5वां स्थान से पढ़ाना शुरू किया था और इस वर्ष मैं दूसरे स्थान पर पहुंचा हूं, वहां तक मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, विगत 20 सालों में हम 5वें स्थान से, 22 सालों में हम 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बड़ी अचीवमेंट है। मूल में आइए। उसी तरह से क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री भी होता है और हमारे यहां क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पुराना इंडस्ट्री कौन है? कपड़ा उद्योग, जिसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कपास। खुश हो पुत्र। जिसका रॉ मटेरियल होता है कपास, जिसको हम लोग उजला सोना कहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। हमारा चीनी उद्योग है जो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री है। गन्ना, उसका रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। इसलिए जहां गन्ना इंडस्ट्री होता है, जहां गन्ना की खेती अधिक होती है, चीनी उद्योग वहीं स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि गन्ना लंबे काल तक उसको ढूलने रखने में उसका जो मिठास है वो कम हो जाता है। यदि दरभंगा का कोई किसान गन्ना की खेती करे, अनुकूल कृषि जलवायु है। बिहार में 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, हालांकि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहता है कि 4 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। खैर, मूल में आ जाइए तो हमारा क्लाइमेट गन्ना के अनुकूल है, लेकिन बड़ी बाधा क्या है कि एक भी हमारा शुगर इंडस्ट्री नहीं है। वह या तो बेतिया जाएगा या फिर इधर हसनपुर जाएगा और जाने आदि में ही 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मिठास है वो क्या हो जाएगी और उसका मूल्य कम हो जाएगा। गन्ना एक ऐसा उत्पाद है जिसपे हम एफआरपी जारी करते हैं, एमएसपी जारी नहीं करते हैं, फेयर रिम्यूनरेशन प्राइस जारी करते हैं। ठीक है कि नहीं? कभी कभी ऐसा इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएसपी में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 23 फसलों के लिए खरीफ और रबी में क्रमशः 2 मौसम में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करते हैं। उसमें एक कमिटी की बड़ी भूमिका है जिसका नाम है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसकी अनुशंसा होती है और कृषि मूल्य लागत आयोग 1985 इसको जारी करता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कृषि मूल्य लागत आयोग, लागत शब्द कब जुड़ा? 1985 में। इन सारी बिंदुओं की परिचर्चा मैं पिछले दिन कृषि के अध्याय में किया था। एक एक खंड को, एक एक सेक्शन को, सब सेक्शन को मैंने देखा था और आज हमारी सेक्शन है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम लोग देखेंगे जो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्रक माना जाता है। आ जाइए, समय पे आ जाओ यार। जो दूसरा क्षेत्रक माना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इंडस्ट्री। उद्योग, उद्योग लिखिए, उद्योग। यह अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्रक
यह अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्रक है। दूसरा क्षेत्रक है जिसका जीडीपी में योगदान लगभग 30%। जिसका जीडीपी में योगदान लगभग 30% है। 30% 30% है। ठीक है। तो उद्योग में हमारा क्या आता है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो मैंने आपको बताया कि कपास आपका प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन सूती वस्त्र आपका क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से आपका गन्ना क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन चीनी क्या है? खनिज हमारा प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन खनिज के बाद हम जब उसका उत्खनन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। तो विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, ठीक है, उत्खनन, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है, जिसको याद करके रखना है। इस 30% में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का है। और हमारे देश में लगभग 25 से 26% रोजगार, यदि 100 रोजगार है तो 25%, 26% रोजगार का संबंध किससे है? इंडस्ट्री से है। कहा भी जाता है कि किसी भी देश में क्वालिटी जॉब की जब बात होती है तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री यदि वहां पर जीडीपी में 40% की हिस्सेदारी दे रहा है तो वहां क्वालिटी जॉब है। हम लोग आजादी के बाद से अब तक 30% के आसपास ही पहुंच पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि रातों रात पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में पूंजी की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जरूरत होती है। इतनी आसानी से इंडस्ट्री नहीं बन जाती है। यदि हम कहेंगे कि किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री हम एस्टेब्लिश करेंगे तो उसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और उसमें 2-4-5 साल तो यूं ही लग जाएंगे। यदि बड़े स्तर पर 10-20-50 हजार करोड़ का कोई इंडस्ट्री यदि हम एस्टेब्लिश करेंगे तो 2-4 साल तो यूं ही लग जाएंगे। फिर प्रोडक्शन, फिर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो वही मैंने कहा कि सबसे पहले तो कैपिटल, और विकासशील देश हमेशा कैपिटल से जूझता है। विकासशील परिवार, विकासशील व्यक्ति, वो हमेशा पैसे से क्या है? जूझता रहता है। ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा वक्त लगता है। नाम ही है विकासशील, डेवलपिंग। तो जब भी डेवलपिंग है तो उसको वक्त लगेगा ही विकसित होने में। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि 30% राष्ट्रीय आय में योगदान है। इसमें कौन कौन से उदाहरण है? तो विनिर्माण, निर्माण, उत्खनन, बिजली, गैस इत्यादि तो लिखेंगे। इसके उदाहरण किसके उदाहरण? उद्योग के उदाहरण। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हिंदी अंग्रेजी में उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। विनिर्माण, निर्माण हुआ कंस्ट्रक्शन, निर्माण, उत्खनन या खनन, माइनिंग, बिजली गैस इत्यादि, बिजली गैस इत्यादि। ये सब किसका क्षेत्र है? सेकेंडरी। आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से द्वितीय क्रिया नहीं है, या द्वितीय क्रिया है। तो यदि इतनी बातों को आप याद करके रख लेते हैं तो आपका काम तमाम। नहीं याद करके रखते हैं तो भी आपका काम तमाम। एक पॉजिटिव में तमाम है, दूसरा निगेटिव में तमाम है। अब इसी कड़ी में मैंने अभी कहा कि रोजगार के दृष्टि से लगभग 26% योगदान किसका है? उद्योग का है। ठीक है कि नहीं? हम लोग के यहां देश में अधिकांश रोजगार कहां है? कृषि में। हमारी 52% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सर्विस सेक्टर की है। जिस सेक्टर से आप जुड़ना चाहते हैं 55% के आसपास योगदान किसका है? तो
सर्विस सेक्टर का है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में हिस्सेदारी कम होना और टर्सरी सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र का बढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि भारत विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो हमारे यहां जो प्राइमरी जनसंख्या शिफ्ट होती है वो टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट होती है, जबकि कोई भी अच्छी सरकार, विकसित सरकार ये चाहेगी कि हमारी अधिकांश जनसंख्या जो शिफ्ट हो वो इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन इंडस्ट्री के लिए उस तरह का पूरा अनुकूल वातावरण चाहिए। बिहार तो और भी पिछड़ा है इंडस्ट्री के सेक्टर में, कि 15 साल से सरकार कार्य कर रही है, ठीक है कि नहीं। उससे भी लंबे काल तक 20 साल, 2005 से लेकर 2024 हो गया, 20 साल से सरकार काम कर रही है और हर बिंदु पे गुणात्मक मात्रात्मक बदलाव आए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 20 साल पहले का बिहार, 20 साल बाद के बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। होता भी यही है कि जो चीज तुम देखते हो तो तुमको लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग तो वो भी समय देखे हैं कि यहां से पटना जाने में 10 घंटा लगता था, ठीक है कि नहीं, और आज पटना जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। हम लोगों ने वो भी समय देखा है कि जब बिजली कभी कभी आ जाती थी, आज बिजली कभी कभी जाती है। हमने वो भी समय देखा है कि हॉस्पिटल मुर्दा घर था, आज हॉस्पिटल देखो कि चक चकाचक रहता है और पेशेंट की संख्या काफी बड़ी संख्या में है। कई तरह के कार्ड आ गए हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह, जिसके कारण गरीबों का भी इलाज आज संभव हो पाता है। योजना में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि योजना का लाभ आप तभी उठा पाइएगा जब आप में थोड़ी सी अधिक जागरूकता हो। सबके मूल में तो जागरूकता का भाव, और जागरूकता का संबंध किससे है? शिक्षा से है। तो शिक्षा होगा, इसलिए सबसे पहले सरकार को जो युद्ध स्तर पे प्रयास करने चाहिए वो है शिक्षा। शिक्षा साक्षरता 100% हो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि आजादी मिले हुए भी हम लोग को क्या हो गए, 75-76 सालों से अधिक, 47 से 24 तक हो गए। इतने वर्षों के बाद भी आज हम 80, 82, 83% के, अब तो नई जनसंख्या में पता चलेगा कि हमारा साक्षरता दर क्या है, लेकिन जो एक अनौपचारिक आंकड़े आते हैं 82-83% ही आते हैं। मैंने आज भी हम 100% नहीं कर पाए हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल कि हमारा रोजगार में लगभग 26% योगदान किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का है। तो लिखेंगे रोजगार में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 26% है, 26% का है, 26% का है, 26% का है, ठीक है। चलिए, अब इसी उद्योग के कड़ी में आजकल एक बड़ा उद्योग बड़ी चर्चा में, और उस उद्योग का नाम है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, जिसको हम लोग कहते हैं एमएसएमई। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी बने हैं जीतन राम मांझी साहब, ठीक है कि नहीं। इन्हें शायद इस बात का इल्म है कि यह मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तविकता भी है। गांव और शहर के समावेशी विकास में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की बड़ी भूमिका है, ठीक है कि नहीं। पूरे जो निर्यात होते हैं औद्योगिक निर्यात, उसमें 40% हिस्सा है। 10 करोड़ से अधिक लोग सूक्ष्म लघु उद्योग से, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से जुड़े हुए हैं। हमने एक ही लाइन कहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की बड़ी भूमिका है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऐसा विकास जो सभी वर्गों को प्रभावित करता है, सभी वर्गों के बीच जो उच्चतम और निम्नतम है उसके अंतर को कम करता है। एक ऐसा विकास जो गांव और शहर के विकास के अंतर को कम करता है। एक ऐसा विकास जो कृषि और उद्योग के बीच में जो बढ़ता अंतर है उसको कम करने का प्रयास करता है। राहुल गांधी की भाषा में एक ऐसा विकास कि भारत और इंडिया के बीच के अंतर को कम करता है। वो हमेशा कहते हैं मोदी जी इंडिया में हैं और मैं भारत में हूं, जबकि एक्चुअली यही है कि वही इंडिया में रहे हैं, ठीक है कि नहीं। मोदी जी तो हमेशा भारत में ही रहे हैं, नहीं, गरीबी से लेकर और समृद्धि तक, सभी सत्ताहीनता से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक उन्होंने देखा है उन बिंदुओं को। खैर मूल में आ जाइए। कहते भाई था इटली का हिटलर एक अधिनायकवादी नेता था। उसका एक प्रचार मंत्री था जिसका नाम था गोबल्स। वो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे ना, उस सत्य से भी बड़ा सत्य होगा। यदि ये कह दो कि तुम 20,000 रुपया ली थी, दी नहीं,
तो वो भी सोच रही है सर मजाक कर रहे हैं, तो कह देगी अच्छा सर दे देंगे, ठीक है कि नहीं। इतना लोग गवाह हो गया। 10-15 दिन के बाद 10-15 बार एक बार और कहेंगे, फिर एक बार और कहेंगे, 5 बार के बाद कहेंगे कि तुम दी नहीं पैसा जो हम तुमको दिए थे, अधिकार पूर्वक कहने लगेंगे। ये कहेगी सर कौन सा पैसा आपको देंगे, ठीक है कि नहीं। हम कहे अरे देखो इतने लोगों के समक्ष तुम ही कही थी कि दे देंगे हम, तो अब क्या हो गया, वो जो झूठ है, अब इतना लड़का कहेगा ना कि नहीं सर वास्तव में सर ये झूठ बोल रही है सर, ये कही थी कि हम दे देंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो सत्य से भी बड़ा क्या हो जाता है वो। तो गोबल्स कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, कि यदि कोई चोर नहीं भी है उसको कहोगे चोर है चोर है चोर है, तो अंत में लोग को भी समझ में आने लगेगा कि नहीं ये चोर है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि आंखों की देखी हुई और कानों की सुनी हुई बिंदुओं पर भी कभी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल ये सब प्रवचन है, आगे लिखो, लिख रहा है नोट में कि आंखों की देखी हुई और कानों की सुनी हुई बिंदुओं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक डायलॉग भी है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। आगे लिखो, कहानी खत्म हो गया, एक ही रील का था, लिखेंगे नेक्स्ट। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, 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 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्या है, ये इसका निर्धारण कैसे होता है। इसका निर्धारण होता है निवेश और टर्नओवर के आधार पर इसका निर्धारण होता है। यदि 2020 की परिभाषा के अनुसार निवेश किए 1 करोड़ और टर्नओवर है 5 करोड़, तो वो सूक्ष्म होगा। निवेश किए 10 करोड़ तक और टर्नओवर है 50 करोड़, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लघु। और ठीक इसी तरह से मध्यम क्या हो जाएगा, निवेश किए 50 करोड़ तक और हमारा टर्नओवर है 250 करोड़ तक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम। तो ये निवेश और टर्नओवर के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। तो लिखेंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का निर्धारण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का निर्धारण निवेश और निवेश और निवेश और निवेश और टर्नओवर, टर्नओवर के आधार पे करते हैं, टर्नओवर के आधार पे करते हैं, के आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले लिखो सूक्ष्म किसको कहते हैं, सूक्ष्म उद्योग क्या है। अब लिखो सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। ऐसे भी सुनो सुनो, सबसे अच्छा करो कि यहां निवेश कर लो, निवेश, और यहां टर्नओवर कर लो, यहां सूक्ष्म लिख दो, यहां लघु लिख दो, यहां मध्यम लिख दो। एक ही में खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा कि 1 करोड़ निवेश और टर्नओवर 10 करोड़, 1 करोड़ निवेश, टर्नओवर 10 करोड़। उसी तरह से 10 करोड़ निवेश, 1 से 10 करोड़ निवेश होगा, टर्नओवर हो जाएगा 5 करोड़ से 50 करोड़ तक, नहीं सीधे लिख दो 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक टर्नओवर कितना, 50 करोड़। उसी तरह से मध्यम में, मध्यम में 10 करोड़ से 50 करोड़ तक निवेश, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक निवेश, और टर्नओवर कितना हो जाएगा, 250 करोड़ तक।
तो अब आपका कोई पूछेगा कि मध्यम उद्योग कैसा उद्योग है, तो सर मध्यम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें निवेश की सीमा 50 करोड़ तक होती है और टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ की होती है। ऐसे उद्योग को हम मध्यम उद्योग कहेंगे। सूक्ष्म उद्योग क्या है? नहीं, सूक्ष्म उद्योग को परिभाषित किया जाता है निवेश की सीमा यदि 1 करोड़ हो और टर्नओवर की सीमा यदि 10 करोड़ हो तो उस उद्योग को हम क्या कहते हैं? उस उद्योग को हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। उसी तरह से आपका लघु उद्योग है, तो यही आपके एमएसएमई, ये जो आपका एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये परिभाषा 2020 का है। समय समय पे बदलाव आते हैं, यदि कोई चेंज आता है तो उसको आप क्या कीजिएगा? उसको लिखिएगा कि इन बिंदुओं पे चेंज किए गए। जो भी परिभाषा गढ़ी जाएगी वह निवेश और टर्नओवर के आधार पे ही उसको एक्सप्लेन करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो। लेकिन ये आपका बदलेगा, ये क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई बदलाव हो तो नोट करके रख लेना है, काम तमाम हो जाएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है कि एमएसएमई होता क्या है और एमएसएमई का क्या योगदान है। तो एमएसएमई का योगदान है कि हमारा जो निर्यात होता है उसका उसमें 40% हिस्सेदारी किसकी है? एमएसएमई की है। तो लिख लेना, नोट लिख देना। निर्यात में 40% की हिस्सेदारी, निर्यात में 40% की हिस्सेदारी, निर्यात में 40% की हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर का है। किसका है? एमएसएमई सेक्टर का है। ठीक है, बस। तो ये आपको ध्यान करके रखना है। अब आइए, अभी जो आपने पढ़ा, अब आइए इसके नीतियां पे। हमारी उद्योग की नीतियां कह रही जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते थे पहले, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी याद करके रखना है। ठीक है कि नहीं? अभी पिछले ही बार बिहार एसएससी में ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में यही तथ्य पूछा गया था कि प्रथम औद्योगिक नीति, नहीं पहला नहीं पूछा था, दूसरा शायद पूछा था, दूसरी औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? तो 30 अप्रैल याद रहेगा तो ठीक। अभी ना 1956 याद रख लोगे, परीक्षा तक 30 अप्रैल चला जाएगा 30 जून में। हो सकता है कहीं से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया 30 जुलाई, तो अप्रैल चला जाएगा किस में? जुलाई में। इसलिए जो भी बातें हो मैं बराबर कहता हूं उसको बार बार पढ़ो। पहले उसे कंठाग्र करके रख लोगे। अब इसके बाद तो नॉलेज की कोई सीमा है, इसके बाद आप करते रहिए, लेकिन पहले जितना आपका मूलधन है उसको बचा के रखिए। अपने एक दोस्त की कहानी भी मैं सुनाता हूं कि उसको सूद लगाने की आदत थी, तो इसको सूद लगा दिया। 10 रुपया लगाया, 12 रुपया दे दिया अगले सप्ताह। इसी तरह से वो 10-20 लड़का को लगाता था। एक दिन क्या किया, ये चतुर था, एक दिन उससे उसका पूरा जमा पूंजी का 2000 रुपया ले लिया और कहा कि भाई 2500 रुपया परसों हम जाई छी गांव से आके दे दे। 2000 उस जमाने में लिया, ऐसा लिया कि अभी तक लिए ही हुए। उसके बाद डेरा उड़ा गायब हो गया। अब वो गली गली ढूंढता था कि कहां गए माओ 2000 रुपये। मोबाइल नंबर भी नहीं था, न कॉलेज का आता पता था कि महेश दर्शन दास कॉलेज का विद्यार्थी था कि लंगट सिंह कॉलेज का कि महेश ठाकुर कॉलेज का। अगल बगल में रहता था, विद्यार्थी को सामान ही कितना रहता है। उठाया झोला, चल दिया, डेरा चेंज। ठीक है कि नहीं? खोजता रहेगा आप, मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि मूलधन पर वो सूद पे ज्यादा ध्यान देने लगा, तो उसका मूलधन भी क्या हुआ। इसलिए हमेशा पढ़ाई में जो मूलधन है पहले उसको क्या करो, कमांड करो, और तब जितना नॉलेज हो सकता है जहां जहां जैसे भी हो, पहले इतना कमांड हो जाए तो अपने आप बन जाता है।
तो इन बिंदुओं पे ध्यान रखने की जरूरत है, हर को मैं कहता हूं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि औद्योगिक नीति में हमारे यहां जो औद्योगिक नीति बनी, पहली कौन सी बनी? 6 अप्रैल 1948 को बनी। उस समय हमारे देश के पहले उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और पहले औद्योगिक नीति को घोषित किया। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बनी, और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य तत्व क्या थे, मुख्य बिंदु क्या था? इंडस्ट्री। कैसी इंडस्ट्री? हेवी इंडस्ट्री। और हेवी इंडस्ट्री का मुख्य भाग क्या है? हेवी इंडस्ट्री का मुख्य भाग है आपका स्टील, आपका गैस, आपका बिजली, पावर, ठीक है कि नहीं, सीमेंट, ये सब आपका क्या है? हेवी इंडस्ट्री है, जिसको हम इंडस्ट्री का कोर सेक्टर कहते हैं। आप लोग की परीक्षा में तो नहीं, कमीशन वगैरह में IIIP बताते हैं, इंडस्ट्रियल इनपुट प्रोडक्शन इंडिकेटर्स, ठीक है कि नहीं। तो ये जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किए जाते हैं, उसमें 8 कोर सेक्टर के विषय में बताया जाता है कि इस 8 कोर सेक्टर की स्थिति क्या है। कोर सेक्टर, जैसे आपको शुरुआती दिनों में मैंने बताया कि आपके विकास का कोर सेक्टर क्या था? 2, एजुकेशन और हेल्थ। जिसको जितनी बढ़िया एजुकेशन मिला, जिसका जितना बढ़िया हेल्थ रहा, उतना बढ़िया वो विकास किया। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी अनियंत्रित जीवन शैली के कारण आपका हेल्थ प्रभावित हो जाए, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है, लड़कियां को टाइफाइड अक्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गंदा पानी वाली, काले काले हाथों वाला जो फुचका वाला है, उसका वो भुचका खाती है, तो उसके कारण क्या, उसका पसीना, उसका उस सॉल्टी मिनरल्स में, वाटर में क्या होता है, घुल जाता है। अब बड़ा टेस्टी लगता है। महिला कॉलेज के गेट के सामने में एक भी फुचका वाला को गोरा नहीं देखे होंगे, ठीक है कि नहीं। और उसको खाने से वो टाइफाइड की शिकार हो जाती है। एक आध दिन खाने से नहीं होगा, वो तो रेसिस्टिंग पावर है। हमारे मुंह में ही ऐसे कई एंजाइम्स होते हैं जो जहरीले पदार्थ को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। हमारा शरीर का ढांचा ही ऐसा है कि वो आपका क्या है, हमारे लीवर के विषय में कहते हैं ना कि लैब सिंथेसाइज, मतलब वो प्रयोगशाला है, हमारे जैव प्रयोगशाला उसको हम लोग कहते हैं, बायो लैब कहते हैं। किसको? लीवर को। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सबसे बड़ा हमारा ग्लैंड है। और लीवर जितने जल्दी खराब होते हैं उतने जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। रिजुवनेशन पावर है उसमें, सबसे ज्यादा रिजुवनेशन पावर किस ऑर्गन में है? तो लीवर में है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और सबसे कम रिजुवनेशन पावर किस में है? तो ब्रेन में है। इसलिए ब्रेन यदि किसी का एक बार खराब हो गया तो जल्दी ठीक, वो कितना, जब वो कहे कि मैं ठीक हो गया हूं तो समझो कि अभी ठीक नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। यदि किसी का दिमाग खराब हो गया हो, अब बार बार तुमको कहता है भाई हमार दिमाग ठीक हो गए, अहाँ से बुझ लो, तभी आप समझ जाइए कि इसका दिमाग खराब है अभी भी, तो आप उससे बच के रहो, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। जो ठीक है वो कभी कहेगा कि हम ठीक हो गए। तुम लोग कभी किसी को कहती हो मैं ठीक हूं? वो तो दिखाई देता है कि आप ठीक है, नहीं। यदि दिखाई नहीं देगा, आप एबनॉर्मल बिहेवियर रखिएगा तो क्या होगा? हम पढ़ा रहे हैं गंभीरता से, आप जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका बिहेवियर एबनॉर्मल है। हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं, जहां मुस्कान की जरूरत है मुस्कुरा रहे हैं, जहां गंभीरता की जरूरत है वहां गंभीर है, तो ये आपका नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है कि नहीं। और उसको देखो, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है कि मुस्कुराना क्या है। अपना उठो जी, उठो, उठो ना। नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, सबसे पीछे आए क्या? हम बहुत नींद आती है, तो क्यों सो रही थी इतना? सर दुख रहा था? माथा है तुमको जो माथा दुखेगा? खड़ा रहो, अपने आप 2 मिनट में नींद चला जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात, हम बता रहे थे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, हम बता रहे थे 8 कोर सेक्टर, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसको तो नोट में लिखा देंगे। पहले तो यह याद रखो कि औद्योगिक नीति कौन कौन सी थी। तो औद्योगिक नीति कौन कौन सी थी?
स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति किस तारीख को बनी थी? दूसरी, ठीक है कि नहीं, तीसरी। इसी तरह से नई औद्योगिक नीति चौथी बनी थी, लेकिन उस सबका डेट नहीं याद रखना है, इस दो का डेट जरूर याद रख लेना है, क्योंकि पहली दूसरी थी तो ऐसे भी याद रखना है। पहला तो कोई भी चीज हो तो याद रखना है, तो लिखो। खड़ी रहो ना, अपने आप टूट जाएगी नींद। जब नींद टूट जाएगी तो तुम सो जाना, मतलब सो नहीं जाना, तुम बैठ जाना। तुम बैठ जाना, बिना पूछे हुए बैठ जाना। तुमको लगे कि नहीं अब मैं ठीक हूं तो बैठ जाना, क्या दिक्कत है। लिखेंगे औद्योगिक नीति भारत की पहली 6 अप्रैल 1948 को 6 अप्रैल 1948 को 6 अप्रैल 1948 को 6 अप्रैल 1948 को बनाया गया। 6 अप्रैल 1948 को बनाया गया। ब्रैकेट में लिख देंगे, पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की। पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की। किसकी? पहले, फिर लिखिए दूसरी औद्योगिक नीति। बैठ जाओ। दूसरी औद्योगिक नीति दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को 30 अप्रैल 1956 को जारी किए गए, जिसका उद्देश्य समाजवादी स्वरूप को स्थापित करना था। जिसका उद्देश्य समाजवादी उद्देश्य को स्थापित करना था। समाजवादी उद्देश्य को स्थापित करना था। समाजवादी उद्देश्य को स्थापित करना था। टिक लगा दीजिए। और समाजवादी उद्देश्य क्या होता है कि सरकार की संस्था भी काम कर रही है, निजी संस्था भी काम कर रही है, लेकिन निजी संस्था पे सरकार नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता था? लाइसेंसिंग माध्यम से। ठीक है कि नहीं? तो लाइसेंस देने की प्रक्रिया किसके पास थी? सरकार के पास। हालांकि इस समय तक निजी क्षेत्र कमजोर था, आज की तरह निजी क्षेत्र नहीं था कि अंबानी साहब 5,000 करोड़ अपने बेटा की शादी में विगत 2 महीना से पार्टी ही कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेज पे पार्टी चल रहा है। मुंबई में तो ये लास्ट फेज चल रहा है, यूरोप वगैरह में हो चुका है, लंदन वगैरह में हो चुका है। ठीक है कि नहीं? डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो इनके नियरेस्ट दोस्त हैं, हालांकि इस तरह के घराने में दोस्ती नहीं होती है, सारी दोस्ती भावनाओं पे नहीं बल्कि पैसे पे होती है। इसको 2 करोड़ रुपए देंगे, इसका नाम है संजय दत्त, ये नाचेगा। ठीक है कि नहीं? इसका नाम, इसको 1 करोड़ देंगे, सुरजा कुमार यादव, अपनी पत्नी के साथ आना, स्टेज पर थोड़ा सा डांस वांस दिखाना। ठीक है कि नहीं? देखते हो सबको नचवा देता है। जितना भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार को केवल नहीं बुलाता है। हालांकि उसके इस शादी में जितना मजा भोजपुरी कलाकार जो देते, वो आपका जो यूरोपियन हॉलीवुड का है वो भी नहीं दे पाएगा। ठीक है कि नहीं?
जब एक ही बार कहता कि वो नहीं है गाना कि छठ संगे मनाएंगे, कलकत्ता से सीधे पटना आएंगे, ठीक बा, तो जब ही ये ऐसा गाना गाता कि 4 चांद लग जाता कि ठीक बा, ठीक है। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो हमने अभी आपको बताया कि 5,000 करोड़ रुपया, मैं कल कोई न्यूज चैनल देख रहा था, उस पर लिखा था 5,000 करोड़ रुपया। एक समय में राज्य का योजना, जहां लालू जी को बुलाया गया था तो पहुंचे थे सब परिवार, नीतीश जी को बुलाया गया था, शायद पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो अच्छा, हेलीकॉप्टर से नीतीश जी भी गए थे, लालू जी गए थे हेलीकॉप्टर से। देखिए, इसको पता है हेलीकॉप्टर से गए थे। ऐसा बड़ा आदमी अपने ही निजी चार्टर हेलीकॉप्टर से जाता है। मूल में आ जाओ। तो पहले राज्य की योजनाएं होती थी 5,000 करोड़ की, ठीक है कि नहीं, और 2005 तक राज्य की योजना थी 5,000 करोड़। आज 5,000 करोड़ एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बेटे की शादी पे खर्च करता है, ठीक है कि नहीं। आज हमारी योजना का आकार 2.5 लाख करोड़ का पहुंच गया है विगत 20 सालों में, ठीक है। खैर मूल में आ जाइए। 5,000 करोड़ में एक इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश हो जाती। हालांकि महती योगदान अंबानी साहब देते हैं, लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है अपने विभिन्न इंडस्ट्री में, इसमें कोई शक नहीं है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि समाजवादी, उस समय निजी क्षेत्र कमजोर था, धीरे धीरे निजी क्षेत्र काफी मजबूत है। आप देखिए अंबानी अडानी को, वो देश में ही नहीं इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, उसका इंडस्ट्री सब ग्लोबल रहता है, विदेशों में भी जाकर के वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है। एक समय में विदेश की कंपनी हम लोग के यहाँ आकर के और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करती थी या मदद करती थी। और आज देखो कि आज हमारी इंडस्ट्रीज विश्व के दूसरे देशों में जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो स्टील किंग है मिस्टर मित्तल, वो इंडिया का है। सबसे बड़ा जो स्टील किंग है मिस्टर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। तो आज स्थिति यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। फिलहाल तो यह याद रखना है कि दूसरे औद्योगिक नीति में हमने क्या अपनाया। तो दूसरे औद्योगिक नीति में हमने अपनाया समाजवादी स्वरूप को, कि समाजवादी स्वरूप में कि सरकार भी आगे रहेगी और निजी क्षेत्र को भी हम फैसिलिटेट कर देंगे और उसको आगे करेंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण करेंगे, ठीक है। समाजवादी अवधारणा सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? फ्रांस ने, रूस ने नहीं, फ्रांस ने अपनाया था। और वहीं से हमने भारत में अपनाया। हमारे यहाँ निजी सेक्टर भी काम करता है? नहीं। अनहरियाबाग पब्लिक स्कूल भी काम करता है, अनहरियाबाग मध्य विद्यालय भी काम करता है। मध्य विद्यालय मतलब सरकार का शिक्षण संस्थान, और पब्लिक स्कूल मतलब निजी क्षेत्र का, दोनों साथ साथ काम करता है। नहीं, हम लोग क्या सरकारी विमान सेवा भी रहेगी, प्राइवेट विमान सेवा भी रहेगी, बस सेवा भी देखो, महाराणा ट्रेवल्स भी रहेगा। अब बीएसआरटीसी की भी बस, कचरे टाइप की बस भी, डब्बा टाइप की बस भी आपको दिखाई देगी। अंतर यही होता है कि निजी क्षेत्र की सेवाएं थोड़ी सी बेहतर होती है। और इंडिगो देखो, जल्दी लेट नहीं उड़ता है, वहीं सरकारी प्लेन अक्सर हाँ लेट ही उड़ता है। कब उसका घोषणा कर दे कि आज यह विमान सेवा ठप रहेगी, अब आप तैयार वार होके गए, सपना देख रहे हैं कि अब उड़ेंगे, उसी समय सूचना आती है कि यात्री सावधान, रुकावट के लिए खेद है, आज कतिपय कारणों से आपकी विमान सेवा हवाई फायर नहीं कर पाएगी, इसका हमें खेद है। अब आप लोग पैदल अपने गंतव्य स्थान, अब पैदल अपने गंतव्य स्थान आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, खत्म हो गए। यही उसकी जिम्मेवारी बनती है। खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी औद्योगिक नीति कब जारी की गई? अब लिखो तीसरा, इसमें ये लिख दिए, आधारभूत भारी उद्योग के विकास पे बल दिया गया। ये लिख दो, आधारभूत भारी उद्योग के विकास पे बल दिया गया। आधारभूत भारी उद्योग के विकास पे बल दिया गया। बल दिया गया। आधारभूत भारी उद्योग पे बल दिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 8, इसको 8 कोर सेक्टर कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। वर्तमान में इसकी संख्या 8 है।
जैसे जैसे स्टील, स्टील, बिजली, स्टील, बिजली, रिफाइनरी, रिफाइनरी, रिफाइनरी में क्या होगा? पेट्रोल का शोधन होगा। रिफाइनरी, कोयला, 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 कच्चा तेल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, सीमेंट, उर्वरक, फर्टिलाइजर। कितना हो गया? हो गया 8। छूट गया कोई? फिर से बोल दें। सीमेंट लिख लिए, बिजली लिख लिए, रिफाइनरी लिख लिए, स्टील लिख लिए, लिख लिए ना, कोयला लिख लिए, प्राकृतिक गैस लिख लिए, कच्चा तेल लिख लिए, सब तो हो ही गया। तो इस तरह से ये 8 कोर सेक्टर आज की तारीख में है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत द्वितीय औद्योगिक नीति से हुई, जो कब जारी किया गया और जिसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करना। अब लिखो तीसरा। तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 को जारी की गई। तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1977 को जारी की गई। 1977 को जारी की गई। ठीक है। चतुर्थ, चौथा लिख दीजिए। 1980 में, जुलाई में 1980 में 1980 में नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई। नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई। इसी कड़ी में नेक्स्ट, इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव में 1991 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव में 1991 में 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। 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 और उसी नई आर्थिक नीति का एक भाग क्या है? एक भाग है औद्योगिक नीति। आर्थिक नीति तो संपूर्ण भाग है, जिसमें फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, नहीं आपकी व्यापार नीति आती है, विनियोग नीति आती है, औद्योगिक नीति आती है। इतने सारे का सम्मिलित रूप क्या है? आर्थिक नीति है। और इसी नई आर्थिक नीति के तहत नई औद्योगिक नीति जारी किए गए 1991 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री, यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस दोनों नाम को याद करके आपको रखना चाहिए। फिलहाल लिखेंगे, क्या लिखे हैं? नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई, न लिखे हैं? हाँ, जिसके 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। लिखो पहले, नई आर्थिक नीति में जिसके 3 महत्वपूर्ण तत्व थे, जिसके 3 महत्वपूर्ण तत्व थे, जिसके 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। पहला,
एलपीजी, एल उदारीकरण, लिखो एलपीजी, एल से उदारीकरण, लिबराइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी में इस 3 शब्द को याद रखोगे, काम दे देगा। पूछता भी है नई आर्थिक नीति का कौन सा तत्व नहीं, नहीं तो चुनने में आसानी रहेगी, एलपीजी। अब उदारीकरण क्या होता है जी? उदारीकरण होता है कि पहले लाइसेंसिंग था, अब डी लाइसेंसिंग कर दिया कि अब निजी कंपनी खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत, उसकी जो एक जटिल प्रक्रिया होती थी वो बंद कर दिया गया। इससे उदारीकरण हुआ अर्थव्यवस्था। निजीकरण क्या हुआ कि निजीकरण में हम जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देंगे। सरकार उन्हीं क्षेत्र में जाएगी जहां पे निजी क्षेत्र जाने में सक्षम नहीं है या जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे परमाणु ऊर्जा, और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है, वहां पे सरकार जाए काम करेगी, वहां निजी क्षेत्र काम नहीं करेगा। और आज भी यदि औद्योगिक क्षेत्र में देखिए तो 2 क्षेत्र ही सरकार के लिए आरक्षित है, अदरवाइज सभी क्षेत्र का उदारीकरण किया गया है और कई क्षेत्र का निजीकरण भी कर दिया गया है। और तीसरा होता है वह है ग्लोबलाइजेशन, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का पूंजी श्रम और तकनीक, पूंजी श्रम और तकनीक किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से जब जुड़ जाता है तो उस व्यवस्था को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसमें एक संस्था की बड़ी भूमिका है जिसका नाम है WTO, जिसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है, और ये सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। उसका हाल में बैठक कहाँ हुआ? आबू धाबी में हुआ। हाल में बैठक कहाँ हुआ? आबू धाबी में हुआ। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी मराकाश सम्मेलन के आलोक में, और तब से WTO ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। और इसका उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को कैसे हम इन्हांस करें, जो बाधाएं हैं व्यापार का, विदेश व्यापार का, उन बाधाओं को कैसे दूर करें। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, उसमें इन सब सवालों का जो भी जवाब है, जो भी समस्या आती है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में WTO को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर सिर्फ इतना भी याद रख लेंगे कि इस क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन को रेगुलाइज करने में जिस संगठन की भूमिका है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। ऐसा नहीं बनाते समय आप बना दीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। सबसे ज्यादा जो शब्द सुनते होंगे विश्व बैंक सुनते होंगे कि हमको विश्व बैंक समझो। देखो कुछ पद सब है, कुछ संस्था है जिसको बराबर आप बचपन से सुन रहे होंगे, जैसे कलेक्टर, कलेक्टर समझता है अपने आप को, गवर्नर, ठीक है। किसी को ये कहते नहीं सुने हो कि मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन ये कहते हुए जरूर सुनोगे गवर्नर समझता है अपने आप को, लाट साहब समझता है, लाट साहब मतलब गवर्नर, कलेक्टर, ये सब बचपन से सुनते आ रहे होगे। कभी नहीं सुने होगे कि SP समझते हो, लेकिन कलेक्टर शब्द बड़ा चर्चित शब्द है। उसी तरह से विश्व बैंक भी है, ठीक है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं सुने होगे, लेकिन मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी विश्व बैंक जरूर सुना है, ठीक है कि नहीं। तो आशा है समझ गए होगे कि कौन सा पद, कौन सी संस्था कितना लोकप्रिय है। इसीलिए भारत का कोई भी उत्तर हो कि दक्षिण हो, पूर्व हो कि पश्चिम हो, हर बच्चा यह चाहता है कि हम कलेक्टर बन जाए। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसके लिए एक बार प्रयास जरूर करता है, या अंतः मन में यदि प्रयास नहीं किया, आज निजी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन उसके अंतः मन में रहता है कि एक बार UPSC देते, कलेक्टर रहते तो, कलेक्टर रहते तो। कलेक्टर साहब की स्थिति यह है कि कलेक्टर कहते हैं कि यदि मेरे पास पावर होता तो। हमें ऐसा लगता है कि कलेक्टर के पास ढेर सारे पावर है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि यदि मेरे पास पावर होता तो।
आशा है समझ गए होंगे। इस देश में किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है कि नहीं। सब चेक एंड बैलेंस के सिस्टम पे काम करता है। संवैधानिक प्रधान राज्यपाल है, लेकिन उनके उनके पावर का एक्सरसाइज कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के ऊपर कंट्रोल, उनके मंत्रिपरिषद पे कंट्रोल कौन करता है? विधानमंडल, विधानसभा। माने सब एक दूसरे पे क्या करता है? कंट्रोल। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को लगता है कमिश्नर साहब को ज्यादा पावर है, कमिश्नर साहब को लगता है कि सेक्रेटरी को ज्यादा पावर है, सेक्रेटरी को लगता है चीफ सेक्रेटरी को ज्यादा पावर है, चीफ सेक्रेटरी को लगता है सीएम जो कहते हैं वही करते हैं। तो हर आदमी, सीएम को लगता है कि चीफ सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो हम पावर का एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि हम दूसरे पे क्या है? आश्रित है। पावर किसी के पास नहीं है। मूल में लिखो, पावर असल में है हम भारत के लोग में, कि जब चाहेंगे सरकार को बदल देंगे। असली पावर किसके पास है? हम में है। हम भारत के लोग में है, जहां से प्रस्तावना के पहले शब्द बनते हैं, हम भारत के लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ये ऐसा बाल बना के आया है लालू टाइप का, लालू जी टाइप का, देखते हो एकदम पूरा ऐसे कर लिया है। एक भी मैंने ऐसा नहीं रखा है कि हम इसको पकड़ सके। ये सॉलिड बाल बनवाया है। वेरी गुड, आगे चलो। नेक्स्ट, तुम लोग भी बना लो, शौक है तो बनवा सकते हो कोई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? देखो आजकल समय बदल गया है। लड़की लड़का टाइप से रहती है, लड़का लड़की टाइप से रहता है। नहीं देखते हो, कुंडल पहनता है लड़का, चुरकी बढ़ा के रखता है, तो केवल दो ही चीज शेष रह जाता है, एक मंगलसूत्र पहनना और दूसरा साड़ी पहनना। कभी कभी इस टाइप का लड़का यदि मेरे पास फैशनेबल टाइप का आ जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं एक तो एडमिशन नहीं हो, और दूसरा यदि किसी खुदा खास्ते एडमिशन ले लिया तो रहता है कि भाग जाए, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिंग डोंग पिंग पोंग करेगा, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी हम कहते भी हैं कि आपको देखकर मुझे सहसा ऐसा लगता है कि काश मैं सिंदूर लेकर आता। महिला बाराती भी तैयार है, पुरुष बाराती भी तैयार है, सिंदूर दान कर ही डालते आज आपका। यदि टिक गया तो अगले दिन वो कटा उठा के आता है। ऐसा होता है, कुछ कुछ लड़का ऐसा रहता है तो कटा उठा के आता है अगले दिन, ठीक है कि नहीं। एक लड़का कुंडल पहनता था, दरोगा की तैयारी करता था और चुरकी उड़की भी रखता था। तो ऐसा बात हम कहें, ऐसे ही विचार व्यक्त किए। दूसरे दिन जब आया तो बाल उल इसी तरह से छिला के आया, उसका चुरकी गायब। कुंडल जो था वो सब कुंडल बने, एक कुंडल उखड़ नहीं पाया। तो एक लड़का कहा कि सर बहुत कोशिश किए, ये कुंडल निकल नहीं पाया। तो एक लड़का कहता है तब कान कटवा लेते, जब इतना काम तुम कर ही लिए तो एक शेष बचा था वो भी कर ही डालते। आगे लिखो, कहानी खत्म हो गया। तो ये तीनों शब्द को याद रखिएगा। कौन कौन से शब्द? उदारीकरण, निजीकरण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को नियंत्रित करने वाली कौन सी संस्था है? WTO। और WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित की गई? आशा है समझ गए होंगे। तो लिखना क्या है? तो लिखो, लिखेंगे उदारीकरण के तहत, आप एक एक लाइन लिख दो ना। उदारीकरण के तहत डीलाइसेंसिंग, 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 डीलाइसेंसिंग कॉमा विनिवेश, विनिवेश, विनिवेश इत्यादि पे बल दिया जाता है, इत्यादि पे बल दिया जाता है। जबकि 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 निजीकरण के तहत, निजीकरण के तहत, निजीकरण के तहत, निजीकरण के तहत निजी क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की जाती है, निजी क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की जाती है।
निजी क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की जाती है। ठीक है। और वैश्वीकरण के तहत, और तीसरा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के तहत, वैश्वीकरण के तहत, वैश्वीकरण के तहत किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था पूंजी, पूंजी, श्रम, पूंजी, श्रम, तकनीक, पूंजी, श्रम, तकनीक, पूंजी, श्रम, तकनीक, पूंजी, श्रम, तकनीक, पूंजी, श्रम, तकनीक के आधार पर, पूंजी, श्रम, तकनीक के आधार पर किसी दूसरे देश के साथ जुड़े हैं। किसी दूसरे किसी दूसरे किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जुड़े हैं, उसे 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 ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसे आगे बढ़ाने में लिखेंगे, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन, जिसका 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन, जिसका 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में संपन्न हुआ। आबू धाबी में संपन्न हुआ। कहां संपन्न हुआ? आबू धाबी में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। यह सम्मेलन कितने वर्ष पे होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। बस ये नए संदर्भ में इन बातों को ध्यान में रखना है। अब लिखिएगा, नई औद्योगिक नीति के तहत, फिर लिखिए आगे, या ऐसे लिखो, नई आर्थिक नीति का एक भाग, नई आर्थिक नीति का एक भाग नई आर्थिक नीति का एक भाग नई औद्योगिक नीति है।
नई औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति है। इसके तहत सिर्फ वर्तमान में सिर्फ 2 क्षेत्र, इसके तहत वर्तमान में सिर्फ 2 क्षेत्र, वर्तमान में सिर्फ 2 क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और दूसरा रेलवे, रेलवे संचालन, रेलवे संचालन, परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और तो 2 क्षेत्र किसके लिए आरक्षित है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। कौन सा? तो ये किसका हिस्सा है? ये नई औद्योगिक नीति का हिस्सा है। और नई औद्योगिक नीति के हिस्से के तहत कितने क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, इसको ध्यान रखना। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि हम जो मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस था उसको अब बदलेंगे। ये एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाए गए थे। 2002 में इसकी जगह प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया और उसके बाद एक आयोग बनाया गया। माने हम अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करेंगे, न कि दंडात्मक व्यवस्था रखेंगे। तो लिखेंगे इसी कड़ी में एमआरटीपी, एमआरटीपी, एमआरटीपी का पूरा नाम लिखो, मोनोपोली, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज है, ट्रेड प्रैक्टिसेज है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज है। ये एक्ट कब आया था? 1969 में। लिखेंगे एमआरटीपी एक्ट के क्या पूरा लैंग्वेज क्या था इस कड़ी में? एमआरटीपी 1969, एमआरटीपी 1969 की जगह, एमआरटीपी का पूरा नाम लिखा रहे थे ना, एमआरटीपी 1969 की जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लाया गया? एक, तो कब लाया गया? 2002 में। और दूसरा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसके जगह लाया गया? एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट कब लाया गया था? एमआरटीपी एक्ट लाया गया था 1969 में। एमआरटीपी एक्ट कब लाया गया था? 1969 में। उसकी जगह क्या लाया गया? मतलब हम अब किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि हम कंपटीशन को जन्म देंगे। और इसके तहत एक वैधानिक निकाय बना। निकाय मतलब होता है संस्था, और उसका नाम था सीसीआई। कहेंगे इसी क्रम में एक नया वैधानिक आयोग, एक नया वैधानिक आयोग सीसीआई या सीसीआई या सीसीआई या सीसीआई या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई जिसके वर्तमान चेयरमैन महिला है, मिसेज रवनीत कौर है। रवनीत कौर है। रवनीत रवनीत कौर है। रवनीत कौर, कौर नहीं जानते हैं? कौर टाइटल बहुत चर्चित टाइटल है। जाट वगैरह, पंजाबियों वगैरह में होता है कौर। रवनीत कौर हैं। कौन है? और इस कमीशन का, इस संस्था का उद्देश्य यह कि भारतीय बाजार को हम कितना स्वतंत्र करें, कितना कम्पिटिटिव बनाएं, और उसी रूप में हम नई आर्थिक नीति का सफल संचालन कर रहे हैं। फिर लिखेंगे एक पॉइंट और कि हम और कहां तक बढ़े, तो लिखेंगे कालांतर में व्यापार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेज अधिनियम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 लाया गया। सेज अधिनियम, सेज SEZ, सेज अधिनियम 2005 उस दिन भी लिखाए थे कि बिहार में भी 2 सेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, एक बक्सर और दूसरा पश्चिम चंपारण। तो बताया था मैंने कि बिहार में पहली दफा 2 सेज का गठन हुआ है। देश में अभी तक 500 से अधिक सेज का गठन हो चुका है। सबसे अधिक सेज तमिलनाडु में, बिहार में तो 2 ही हुआ है। तो लगता है कि बाप रे, बिहार में औद्योगिक क्रांति, निर्यात की क्रांति आ गई है। ठीक है कि नहीं? तो ये सेज का जो मॉडल है वो हमने चीन से लिया है। हम लोग के यहां अपना EEZ का कॉन्सेप्ट था, अन्य आर्थिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट था, और वो हम लोग का मौलिक था। एशिया में EEZ को लागू करने वाला पहला देश हम ही थे, भारत। और EEZ का ही परिष्कृत रूप SEZ है। लेकिन हमने इस SEZ के मॉडल को लिया कहां से? चीन से। 2005 में यह अधिनियम लाया गया था। यदि SEZ की स्थापना की जाती है तो व्यापार संचालन करने में जितने भी शुल्क और टैक्स रहते हैं सब कर मुक्त रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत रहता है कि निर्यात करने में जो निर्यातक है उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आवे, इस बात पर ध्यान रखा जाता है। फिलहाल तो अपने मूल में आइए कि सेज अधिनियम कब आया? 2005 में। यह मॉडल कहां से लिया गया? चीन से। लिख देंगे, यह मॉडल चीन से लिया गया। यह मॉडल चीन से लिया गया। यह मॉडल चीन से लिया गया। भारत का पहला सेज कांडला है। भारत का पहला सेज कांडला है। भारत का पहला सेज कौन है? कांडला है। हाल ही में बिहार में हाफी लेना, अच्छे से ले लो, खूब सुंदर तरीके से हाफी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बार आप लोग को हाफी देने का हम टाइम देंगे कि 30 सेकेंड हाफी लेने का। देखना कितना वैरायटी का हाफी आता है। एक आएगा मैंने मारेगा ऐसा कि उसी में लगता है मुंह में घुस ही जाए। ठीक है, पूरा मुंह खोल लेगा। एक होता है स्टाइल में, विवेक बाबू लेते हैं, नहीं, दांत को पीस करके भी हाफी लिया जाता है। एक होता है ऐसे करके लिया जाता है। डिफरेंट तरह के हाफी के भी स्टाइल होते हैं। हाफी क्यों लेते हैं? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है कि नहीं? मनुष्य थकावट महसूस करता है, उसके मसल्स में क्या जमा हो जाता है? उसके मसल्स में फैटी एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है।
क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? मनुष्य थकावट महसूस करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेते हैं। उसे उसी क्रम में इस हाफी को जानना, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हमने हास्यपूर्ण शैली में कहा, जबकि यह गंभीर शैली का विषय है। तो याद रखिएगा कि तुम्हारे मसल्स में ये जो पिद्दी मार है क्या रहता है? हाँ, क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। जवानी के दिन में इसमें बहुत ताकत था, अब तो बुढ़ापा का दिन है, लेकिन फिर भी इससे अधिक क्या है? ताकत रखते अभी भी हैं। समझ गया? तुमसे तो जरूर अधिक है। अभी भी हम 14 घंटा जो है सो मेहनत करते हैं। कुदाल केवल नहीं चलाते हैं, नहीं तो जो मेहनत का स्वरूप है जो मध्यम वर्ग का, उसमें आज भी मैं 14 से 15 घंटे काम करता हूं। लिखो आगे। कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाल ही में बिहार में बक्सर और पश्चिम चंपारण में, हाल ही में बिहार में बक्सर और पश्चिम चंपारण में बक्सर और पश्चिम चंपारण में एसीजेड का गठन किया गया। ये परीक्षा में, बिहार की परीक्षा में, बिहार एसएससी में पक्का आएगा। में एसीजेड का गठन किया गया। एसीजेड का गठन किया गया। एसीजेड का गठन किया गया। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि एसीजेड चीनी मॉडल है। चीनी मॉडल है। चीनी मॉडल है। एसीजेड चीनी मॉडल है। यद्यपि यह पूर्व के, भारत के पूर्व के विशेष आर्थिक क्षेत्र का, भारत के पूर्व के विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैं बताता भी हूं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्र का जो नॉटिकल माइल है वहां तक के संसाधन पर उस देश का नियंत्रण होता है। उसे ही हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि कितना समुद्र में कितना दूरी तक उस देश का या भारत का समुद्री संसाधन, जिसको आजकल हम लोग ब्लू इकोनॉमी नाम दिए हैं, नीली अर्थव्यवस्था, उस पर नियंत्रण रहता है। तो 200 नॉटिकल माइल, कितना माइल? 200 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर। कितना मीटर? 1852 मीटर। वहां 1 पॉइंट का आएगा, किलोमीटर में 1 पॉइंट हो जाएगा, मीटर में 1852 मीटर हो जाएगा। नॉटिकल माइल से क्या मापते हैं? समुद्र की दूरी। नॉटिकल माइल से क्या मापते हैं? लेकिन हम लोग फिजिक्स की कक्षा में नहीं है, हम लोग कहां पे हैं? टिपिकल इकोनॉमिक्स की कक्षा में। इकोनॉमिक्स की कक्षा में भी टिपिकल में, ठीक है कि नहीं? लेकिन वहां पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, यह एसीजेड नहीं, अब तो ईजेड का हिस्सा लिख लिए थे ना, ईजेड लिख लिए थे ना। हाँ, तो ईजेड लिखो, ईजेड 200 नॉटिकल माइल समुद्र के, 200 नॉटिकल माइल समुद्र के क्षेत्र को कहा जाता है। 200 नॉटिकल माइल समुद्र के क्षेत्र को कहा जाता है।
समुद्र के क्षेत्र को कहा जाता है, समुद्र के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अब EZ से ऊपर आ जाइए। अब EZ का जमाना नहीं रहा, अब SEZ का जमाना है। अधिनियम याद रखो, SEZ अधिनियम कब आया? 2005 में। और याद रखिएगा SEZ में न्यूनतम क्षेत्र नहीं होता है। जैसे एक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट है NIMZ, उसमें न्यूनतम क्षेत्र 5000 हेक्टेयर चाहिए, जबकि SEZ में न्यूनतम क्षेत्र नहीं होता है। मैं सरकार जितना अवेलेबल करा सके, जितना ज्यादा उतना अच्छा रहेगा, उतना विकसित रहेगा, वहां से उतना बेहतर हम निर्यात करेंगे। हमारे यहाँ हमारे विकास का एक कारण यह भी है कि हम समुद्र से बहुत दूर हैं। हमने एक ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह बनाने का भी फैसला किया है। बिहार में पहला शुष्क बंदरगाह कहां बनाया जाएगा? बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कहां बनाया जाएगा? छपरा में, गुजरात में। हम पूछ रहे हैं बिहार का, तो कहता है गुजरात में। पहला शुष्क बंदरगाह छपरा में बनाया जाएगा। ठीक है कि नहीं? कॉपी के ऊपर में लिख लो, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह, पहला शुष्क बंदरगाह, पहला शुष्क बंदरगाह, पहला शुष्क बंदरगाह छपरा में बनाया जाएगा, छपरा में बनाया जाएगा। ठीक है, SEZ में एक लाइन और लिख दो। SEZ में न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। SEZ में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। SEZ में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, यह भी है निर्यात को बढ़ावा देने का, वह है NIMZ। ये NIMZ राष्ट्रीय निवेश, जो विनिवेश क्षेत्र है, वो भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत। दो बातें याद रखना है, NIMZ एक, और दूसरा किसके तहत बनाया गया? तो राष्ट्रीय विनिवेश नीति के तहत बनाया गया, विनिर्माण नीति के तहत बनाया गया। ये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आया? 2011 में। इसका क्या उद्देश्य है? निर्यात को बढ़ावा देना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि SEZ और NIMZ के बीच में अंतर है। NIMZ में 5000 हेक्टेयर न्यूनतम भूमि होने चाहिए, जबकि SEZ में न्यूनतम भूमि 5000 या इस तरह का कोई प्रावधान, हाँ मल्टी डायमेंशनल यदि प्रोडक्ट होता है ना, किसी जगह पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर भी है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे 5000 हेक्टेयर भूमि को देंगे। लेकिन सामान्यतः SEZ में, बहुत बहुत धन्यवाद, सामान्यतः वहां रख दो। सामान्यतः NIMZ में 5000 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन SEZ में कोई न्यूनतम भूमि। और अभी आपको बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट तो कि बिहार में 2 खुलेगा, ये तो परीक्षा में, ये राष्ट्रीय स्तर में भी पूछ सकता है और बिहार के स्तर में तो पूछेगा ही पूछेगा। नहीं पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या नहीं पैदा होता है? तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतना महत्वपूर्ण है। जब से घोषित हुआ है मैं 2-4 बार बोल दिया हूं, 2-4 बार लिखा दिया हूं, अभी 2-4 बार और लिखाऊंगा, और तब भी दिमाग में नहीं घुसता है। तो इस दिमाग का इलाज कराओ। यहां तक कि इंडिया लीजेंड्स कल जीत गया, वो भी इसको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। हमको पता है रन से हराया है, 254 रन बनाया है भारत ने 20 ओवर में। यूसी पठान, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह सब ने अर्धशतक मारा है। और पूछो, और बॉल भी बता दे बेवकूफ कहीं का। ठीक है कि नहीं? देखते हो हम ही को चुनौती दे रहा है कि सर विकेट से नहीं रन से जीता। हम तो यूं ही टेस्ट ले रहे थे
कि तुमको पता है कि नहीं पता है, तो सबको पता है, इसको ही पता था, मुस्कुरा रहा था हमारी गलती पर। देखो ना सर गलती बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आज मैंने जितना बताया है वो पहला तथ्य भी बता दे तो मैं समझता हूं कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उद्योग किस सेक्टर में है? प्रथम। देख रहे हो ना, हम क्या कहें, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हम जानते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं सो बताओ। सिर्फ इसी को तो नहीं पढ़ाना है, और नहीं तो माथा ठोक ठोक के पढ़ाते कि बरगाही के याद करे छो कि नहीं करे छो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, ठीक है कि नहीं। घर पे जाके ये पढ़ता नहीं है, घर पे जाके क्रिकेट देखता है। आगे चलो नेक्स्ट। उद्योग किस क्षेत्र में है? उद्योग किस सेक्टर में है? सेकेंडरी सेक्टर में है। हाँ ये भी बोल रही है सेकेंडरी सेक्टर में, वेरी गुड। नेक्स्ट, हम लोग थे NIMZ में थे, तो लिखेंगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र, राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना की गई। राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना की गई, परिकल्पना की गई, ठीक है। यह परिकल्पना राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत हुई। यह परिकल्पना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आया था, और या NMP का पूरा नाम क्या है? तो NMP का पूरा नाम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। अरे M से मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो बताए थे विनिर्माण का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कहा है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में, उसमें जब 2011 में बनाया गया था तो बताया गया था कि 2022 तक जो उद्योग के क्षेत्र में हिस्सेदारी है उसको 25% पे ले जाना है, जबकि अभी विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% पे थी। उसको 2022 तक, तो एक जमाने में पूछा जाता था कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत विनिर्माण की हिस्सेदारी को कब तक, कब तक, कब तक, हेलो हेलो हेलो, हाँ कब तक, तो 2022 तक कितना प्रतिशत पहुंचा देना है, कितना प्रतिशत पहुंचा देना है, 25% पे टपका देना है, नहीं टपका नहीं देना है, पहुंचा देना है। कितना प्रतिशत पे पहुंचा देना है, कब तक? तो उस जमाने में पूछा जाता था, अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन अभी भी उस जमाने के तहत 2011 के राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत NIMZ इसकी स्थापना की गई है, जो निर्यात को बढ़ावा देगी। और सेज से इस मायने में डिफरेंट है कि सेज में जहां न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, सेज में जहां अधिनियम की आवश्यकता होती है, वहीं NIMZ में अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता है, और न्यूनतम क्षेत्र है 5000 हेक्टेयर। और NIMZ कहां कहां स्थापित किए गए हैं, ये 1-2 पॉइंट्स लिख लो। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 लिख लिए थे ना, तो लिख तो दिए, यह परिकल्पना राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत हुई। क्या दिक्कत है, मैंने 25 बार बोल चुके हैं, अभी तक तुम लोग लिख नहीं पाए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत हुई। अब तक 3 NIMZ को, 3 NIMZ को, 3 NIMZ को अंतिम मंजूरी दी है। पहला प्रकाशम, पहला प्रकाशम, पहला क्या है, प्रकाशम है, पहला है प्रकाशम।
प्रकाशम कहां? आंध्र प्रदेश में। प्रकाशम कहां है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा संगारेड्डी। संगारेड्डी, संगारेड्डी, संगारेड्डी। तो संगारेड्डी कहां है? संगारेड्डी है तेलंगाना में। तेलंगाना। अब दूसरा है कलिंग, कलिंग नगर, कलिंग नगर। तीसरा है कलिंग नगर। तो कलिंग नगर, कलिंग नगर कहां है? उड़ीसा। कलिंगा ही कहते थे उसको। अशोक का नाम सुना होगा, इतिहास का सबसे महान शासक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा था। लाखों युद्धबंदी बनाए थे, उससे बेगार खटवाया था। बेगार मतलब होता है फोर्स लेबर। ठीक है, यह अशोक की महानता पे यद्यपि प्रश्न भी लगता है कि उसने 1.25 लाख युद्धबंदियों से बेगार खटवाया था। लेकिन कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखते हुए ही उसने भेरी घोष मतलब युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष के नीति का प्रतिपादन किया और विश्व में धम्म नीति का सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में यदि किसी शासक को जाना जाता है तो वो था हमारा सम्राट अशोक, जिसके विषय में श्रीलंका के स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की कत्ल करने के बाद गद्दी को संभाला था। 272 ईसा पूर्व में गद्दी पे पहली बार बैठा था और सही राज्याभिषेक उसने 269 में तब कराई जब अपने अपोनेंट 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था। फिलहाल हम सम्राट अशोक में नहीं है। हम कहां हैं? हम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का टीचर टिपिकल यदि होते तो अशोक के विषय में नहीं बताते। हम तो आपको बीच में यदि फिजिक्स आ जाता है तो फिजिक्स भी बता देते हैं। कलिंग में यदि केमिस्ट्री कहीं घुस जाए तो कलिंग में केमिस्ट्री बता देंगे। बायोलॉजी तो अभी बता ही हैं। करेंट मिसलेनियस तो बताते ही रहते हैं और साथ में इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हो, हिस्ट्री समझा ही रहे हैं। और ज्योग्राफिकल एंगल से उसको देखो तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा पोर्ट है कलिंग के पास जिसका नाम है प्रदीप या पैरादीप, वो पोर्ट है। तो ज्योग्राफी भी पढ़ ही लिए। माने किसी एक शब्द में, ठीक है कि नहीं, आप 9 सब्जेक्ट का दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको इस अप्रोच को धीरे धीरे करके विकसित करवा दूंगा। मुझे कोई भी शब्द दे दो उसका मैं 9 एंगल से व्याख्या कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। कोई भी शब्द दे दोगे उसकी 9, एक तो ऐतिहासिक एंगल होगा ही, उसका ज्योग्राफी एंगल होगा ही, इकोनॉमिक्स का यदि शब्द है तो इकोनॉमिकल एंगल होगा ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिनियम पढ़ रहे हो, सेज अधिनियम 2005 तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है ही, ठीक है कि नहीं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अपने हाथ का विषय है कि उसमें तो घुसा ही डालेंगे। करेंट और मिसलेनियस तो बहुत आसान है, कुछ ना कुछ। अभी जो तुम पढ़े कि हाल ही में 3 NIMZ को मंजूरी दी गई है, प्रकाशम, संगारेड्डी, कलिंग नेहरू, क्या है वो करंट है। अब मिसलेनियस उसमें क्या है? तो भारत का पहला NIMZ कौन सा है? प्रकाशम। तो हो गया ना 9। फिलहाल अभी हम उस पर नहीं हैं, हम लोग कहां पर हैं? हाँ, तुम्हारा क्रिकेट भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से, बात समझा। जब क्रिकेट की उत्पत्ति हुई तब से हम जानते हैं। तुम तो उतना क्रिकेट जानता भी नहीं होगा, लेकिन हुल्ले रे हुल्ले रे हुल्ले रे हुल्ले रे करता रहता है, ठीक है। आज किसके किसके बीच मुकाबला है सब याद होगा। अब अंठिया रहा है, ठीक है। इसको क्रिकेट अच्छी आती है, इसके सामने कुछ क्रिकेट का तथ्य गलत बोल दो, ये सुधार देगा तुमको। इसका मतलब यही कंसंट्रेशन लेवल जहां रखना चाहता है वहां पर ठीक है, जहां नहीं रखना चाहता वहां गड़बड़ है। और ये मैं हर छात्र को कहता हूं, आप कमजोर इसीलिए हैं कि आप उसमें अपनी अभिरुचि नहीं दर्शाए। आप जिस दिन अभिरुचि दर्शा दीजिएगा आप मजबूत हो जाइएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं इन चीजों को। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही रिकॉर्ड ब्रेकर रहा हूं और विदेशों में मेरी पढ़ाई लिखाई रही है। ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ने वाले छात्रों में से नहीं था, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब
कमीशन की तैयारी शुरू की तो फिर मैं यह नहीं समझा कि सूरज कब डूबा और सूरज कब उगा। तो बात समझे कि नहीं? तो जब पढ़ना शुरू किया तब फिर पढ़ा केवल। ठीक है, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई लड़का कहता है कि सर हम कमजोर हैं, बट कमजोर है, अरे साल 2 साल पढ़ेगा सही मजबूत हो जाएगा। शुरू करो पढ़ाई, ठीक है, नहीं तो फिर कमजोर है करते करते 2 साल इसी में लग जाएगा, सर हम कमजोर हैं। नहीं, तुम खुद देख लो ना कि यदि तुम 2-4 महीना पहले से पढ़ रहे हो और कभी नहीं पढ़े तो खुद लगता होगा कि कुछ कुछ हम में रिफॉर्म हो रहा है। और यही चीज यदि 2-4 साल 2-3 साल कर लोगे तो क्या है, कहां से कहां चले जाओगे। कोई भी परीक्षा तुमको बहुत छोटी लगने लगेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेटेड एफर्ट पर काम करने की जरूरत होती है। आगे लिखो, कहां थे हम लोग? JNIMZ, NIMZ, ये सब तो बहुत छोटी कक्षा होती है, ठीक है कि नहीं? कमीशन वगैरह की कक्षा करोगे, कल ये सब गलती से आ गया था, सही मैंने अच्छा से आया था ना, उदास होके नहीं ना गया था, हाँ, तो मजा आ गया था। तो इन लोग को समझ में आया कि कमीशन की तैयारी क्या होती है, ठीक है कि नहीं? तो कमीशन की तैयारी बड़ी, तब ये तो बीपीएससी का है, यूपीएससी का उसमें 10 से 20% और जोड़ो। हमको तो उस टाइप का लड़का ही नहीं मिलता है, इसलिए हम चलाते ही नहीं है। आपका मेरा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आप में थोड़ी सी भी क्षमता रहेगी तो मैं संवर्धन कर दूंगा। 4-5 लड़के लड़कियों में इस तरह की क्षमता थी, यूपीएससी क्वालिफाई किया, जिसमें नहीं था हम उस पर काम ही नहीं करना चाहते हैं। एक तो मेहनत नहीं करेगा, सब कुछ चाहेगा कमीशन में भी कि सब कुछ चाहेगा रेडीमेड मिल जाए, ठीक है कि नहीं? एक्सटेम्पोर अप्रोच पे ध्यान नहीं देगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, उसका इंप्लीकेशन नहीं करेगा, तो फिर कैसे वो कमीशन जैसी परीक्षा कैसे पास कर जाएगा? रट के तो होगा नहीं। अब आज का दौर चला गया कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं? आज का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एंगल होते हैं और उस एंगल को समझना होता है, उसके लिए मेहनत कर। आज अब देखो कुछ वर्षों के बाद 2-4 सालों के बाद एसएससी रेलवे ही आपका टफ हो जाएगा। आप 2010 तक का क्वेश्चन रेलवे एसएससी का देख लो, 2010 के बाद देख लो, धीरे धीरे देख रहे होगे कि उसमें अंतर आ रहा है। तो हर चरण में अंतर आएगा। जो लड़का पहले कमीशन के योग्य था अब एसएससी पास करेगा, ठीक है कि नहीं? तो अपनी क्षमता को विकास करो। तुम तो ऐसे भी 20वीं सदी का ही है अभी। आगे चलो, नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? जी हाँ, NIMZ लिख लिए ना, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लिख लिए ना, ठीक है, सेज लिख लिए ना, तो आपका काम तमाम। तो ये अभी कल मैं बताया था, परसों नहीं पिछले दिन, कि एक योजना मैंने बताई थी बजट में, निर्भीक योजना बताया था, चर्चा किया था। और मैंने कहा था कि जब हम आएंगे उद्योग और व्यापार में कहीं पर तो इस योजना को लिखा देंगे कि 2023-24 में निर्भीक योजना का संबंध किससे है? निर्यात को बढ़ावा देने से। तो लिख देंगे 2023-24 के बजट में। देखो हम सब ध्यान रखते हैं, कहां बताएं? हेलो 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 हेलो, क्या लिखे? 2023-24 के बजट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्भीक योजना का संचालन किया गया। निर्भीक योजना का संचालन किया गया। निर्भीक योजना का संचालन किया गया। इसी कड़ी में फिर लिखे, इसी कड़ी में 2014 में मेक इन इंडिया, इसी कड़ी में 2014 में मेक इन इंडिया, कौन इंडिया? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 की शुरुआत की गई।
मेक इन इंडिया 2014 की शुरुआत की गई, जिसका लोगो शेर है, जिसका लोगो शेर है, जिसका लोगो शेर है, जिसका लोगो क्या है, शेर है। सरकार ने औद्योगिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने औद्योगिक उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर योजना लागू की है, औद्योगिक कॉरिडोर योजना लागू की है, औद्योगिक कॉरिडोर योजना लागू की है। इसके अतिरिक्त 2020 में, इसके अतिरिक्त 2020 में कोरोना के समय में, लिखना नहीं है कोरोना के समय में, उस समय को याद मत करो, बड़ा भयानक समय था। 2020 में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। और इसके तहत पीएलआई, इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई का मतलब जानते हैं, प्रोडक्शन इंटेंसिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई का मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजना। तो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की गई, पीएलआई की शुरुआत की गई। देखो कोई भी स्कीम हमने बनाया, सुमित आ गए हो? अच्छा ठीक है, रहो, हम बुलाते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी जगह पे थे कि पीएलआई, हम कोई भी स्कीम शुरू किए, कोई भी योजना की शुरुआत की है, उसका उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य था वो वही था कि विनिर्माण क्षेत्र को हमको मजबूती प्रदान करना है, औद्योगिक क्षेत्र को हमें हमारे द्वारा विकास करना है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ औद्योगिक निर्यात को भी बढ़ावा देना है। तब ना हम लोगों ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, हम लोगों ने एनआईएमजेड, हम लोगों ने सेज, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इत्यादि की शुरुआत की। यही आपका पूरा औद्योगिक घराना है। और फिर 2024-25 की जो बजट में उद्योग के क्षेत्र में जो सुधार किए जाएंगे, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको तैयार कर लेना है। हालांकि आप क्या तैयार कीजिएगा, तैयार तो मैं ही करूंगा करेंट और मिसलेनियस की कक्षा में, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि 2024-25 में सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या आमूलचूल बदलाव किए हैं, ठीक है, या कोई भी नई नीति, स्कीम्स, प्रोग्राम चलाए गए हैं, या कोई नीतियों में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, तो उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है इस तरह से कि 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र, तो 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में जो जो बदलाव होंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या हो जाता है। इकोनॉमिक्स में हमेशा मैं कहता हूं ट्रेडिशनल तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल के साथ साथ आपका जो नए एंगल से नए संदर्भ जो उभरते हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी बताए थे कि इस्पात का उत्पादन भारत का स्थान कौन सा हो गया, 2, ठीक है। अभी आपको बताएं
कि पिछले बार तो नहीं बताए थे कि बिहार में 2 SEZ का स्थापना हुआ, इस बार बताए हैं, ठीक है कि नहीं। पिछले बार तो नहीं बताए थे कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया जाए, इस बार बताए हैं। पिछले बार तो नहीं बताए थे आपको कि NIMZ 3 जो है कौन कौन से हैं, इस बार बताए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सरकार निर्णय लेता है, काम करना शुरू करता है, उसी तरह से आपको बताना है, सीधी सी बात है। तो हो सकता है कि फिर 2-3 महीने के बाद जब किसी बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाएं तो 1-2-3-4% तथ्य क्या हो जाएंगे, फिर नहीं हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसे हिस्ट्री नहीं ना, इकोनॉमिक्स कि एक बार जो पढ़ा दिया गया वो फिक्स हो गया, ठीक है कि नहीं। ये इकोनॉमिक्स है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, इंडिकेटर्स आते रहते हैं, ग्रोथ रेट आते रहते हैं, नई नीतियां, स्कीम्स, योजना, प्रोग्राम्स वगैरह जो है बनती रहती है। इसलिए उन सब बिंदुओं पे आपको ध्यान करके रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा उद्योग का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त हुआ। अंत में आता है उद्योग के क्षेत्र में वित्त, और उद्योग के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा वित्तीय बैंक है वो IDBI है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज, उद्योग के औद्योगिक वित्त, ऐसे लिख लो, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक वित्त लिख लीजिए। औद्योगिक वित्त उद्योग को वित्त प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था, उद्योग को वित्त प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था IDBI है। IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है? IDBI है। ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। इसकी स्थापना 1964 में हुई, ठीक है। जैसे हम IDBI हमारा बड़े औद्योगिक घराने को लोन देता है, उसी तरह से छोटे औद्योगिक घराने को लोन देने वाली एक संस्था है जिसका नाम है SIDBI, ठीक है कि नहीं। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग को एक लोन देती है, उसका नाम है SIDBI। तो लिखेंगे SIDBI का संबंध, SIDBI, SIDBI का संबंध, SIDBI, SIDBI, SIDBI का संबंध SIDBI का संबंध, SIDBI का संबंध लघु उद्योग विकास से है, लघु उद्योग विकास बैंक से है, लघु उद्योग विकास बैंक से है, लघु उद्योग विकास बैंक से है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, 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 और मुख्यालय लखनऊ है, इसका मुख्यालय लखनऊ है, इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ है। दो बातें और लिखो, लघु उद्योग के समस्या के समाधान के लिए, लघु उद्योग की समस्या के समाधान के लिए, लघु उद्योग की समस्या के समाधान के लिए समाधान के लिए रैंप योजना, रैंप RAMP, रैंप योजना 2022-23,
रैंप योजना 2022-23, रैंप योजना 2022-23 और रैंप योजना 2022-23 और चैंपियन पोर्टल, चैंपियन पोर्टल, चैंपियन पोर्टल, चैंपियन पोर्टल काम कर रहे हैं। चैंपियन पोर्टल काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, चैंपियन पोर्टल काम कर रहे हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट है किसका? लघु उद्योग के विकास का। और सिडबी, हम तो वित्त बता रहे थे, वित्त के कड़ी में जो महत्वपूर्ण बिंदु थी उसकी भी चर्चा कर दी है। अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उद्योग में, वो है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। अक्सर आप मेरे मुंह से अभी सुन भी रहे होंगे नहीं कि नवरत्न और महारत्न। तो हमारे उद्योग से संबंधित नई आर्थिक नीति के बाद 1997 के बाद नई अवधारणा जुड़ी। उस अवधारणा का नाम था मिनी रत्न और नवरत्न। तो पूछिएगा कि सर ये मिनी रत्न और नवरत्न क्या है? मिनी रत्न उद्योग को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा उद्योग जो 3 वर्षों तक 500 करोड़ रुपया शुद्ध आय कमा रहा है उसको हम मिनी रत्न कहें। ठीक है, जिसकी संख्या 72 के आसपास है। दूसरा है नवरत्न, ऐसा उद्योग जो 3 वर्षों तक 1000 करोड़ रुपया शुद्ध आय कमा रहा है उसको हम नवरत्न कहते हैं, जिसकी संख्या 17 है। और तीसरा है महारत्न, कि ऐसा उद्योग जो 5000 करोड़ रुपया 3 वर्षों तक शुद्ध आय कमा रहा हो उसको क्या कहेंगे? महारत्न, जिसकी संख्या है 13, जो हाल में बढ़ा है। ठीक है, 17, 13, इसको ध्यान रखना। अब मिनी रत्न से नवरत्न होता है, नवरत्न से महारत्न होता है। जो नवरत्न होगा, जो पहले कोई रेलवे कंपीट करेगा एसएससी, उसके बाद पीसीएस कंपीट करेगा तो नवरत्न हो जाएगा घर का। नहीं, रेलवे एसएससी करेगा तो मिनी रत्न होगा। तो मिनी रत्न को तो माँ बाप उतना ही ना मानेगा, उतना ही ना छूट देगा उसको कि मिनी रत्न है तो उतना ही छूट देगा। फिर हो गया नवरत्न, ऑफिसर हो गया। ठीक है कि नहीं? तो उसको उसी टाइप का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तब हो गया महारत्न, आईएएस बन गया। तो बाप भी कुछ कहेगा नहीं, बाप भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? महारत्न हो गया। तो कहने का उसी तरह से उद्योग में भी होता है कि एक है मिनी रत्न, कम कमाया तो उसको मिनी रत्न, उससे ज्यादा कमाया तो उसको नवरत्न, और उससे ज्यादा कमाया तो उसको महारत्न। तो ये नया कॉन्सेप्ट है जो नई आर्थिक औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। तो लिख देंगे, नीति के परिप्रेक्ष्य में, नई औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में या पृष्ठभूमि में, नई औद्योगिक नीति के पृष्ठभूमि में 1997 में नई औद्योगिक नीति के पृष्ठभूमि में 1997 में मिनी रत्न और नवरत्न की अवधारणा आई। मिनी रत्न और नवरत्न की अवधारणा आई। ठीक है, जबकि 2010 में महारत्न की शुरुआत हुई। जबकि 2010 में महारत्न की शुरुआत हुई। महारत्न की शुरुआत हुई। महारत्न की शुरुआत हुई। लिखिए, अब लिखिए मिनी रत्न। 500 करोड़ रुपए की आय 3 वर्षों तक, 500 करोड़ रुपए की आय 3 वर्षों तक, 500 करोड़ रुपए की आय 3 वर्षों तक उसे मिनी रत्न में रखा जाता है। उसे किस में रखते हैं? जिसकी संख्या 70 से अधिक है।
जिसकी संख्या 70 से अधिक है, 70 से अधिक है, जिसकी संख्या 70 से अधिक है, जिसकी संख्या 70 से अधिक है। ओके। दूसरा, नवरत्न 1000 करोड़ रुपए विगत 3 वर्षों से लगातार शुद्ध आय। 1000 करोड़ रुपए 3 वर्षों तक लगातार शुद्ध आय। 3 वर्षों तक शुद्ध आय। 3 वर्षों तक शुद्ध आय। कितने वर्षों तक शुद्ध आय? 3 वर्षों तक शुद्ध आय। ठीक है। अभी उसकी संख्या वर्तमान में 13 है। 13वां कौन बना है? उस दिन भी बता रहे थे। 13वां कौन बना है? इरेडा। ठीक है कि नहीं? सॉरी, वर्तमान में इसकी संख्या 17 है। सॉरी, बताए तो थे यार। ठीक है, हम सो गए थे, तुम लोग की तरह हम भी ना कभी कभी सो जाते हैं। तो लिखिए 17 है, और 17वां कौन है? इरेडा है।